हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुनील कुमार। वेलकम बैक टू जियादक्स कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, जियादक्स कॉमर्स क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आपको पता है हम डिस्कस कर रहे हैं पार्टनरशिप जो कि हमारे देश में लागू होती है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, ठीक है। जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें हमारे पास 4 टॉपिक हैं। सबसे पहला है फंडामेंटल, सेकंड हमने देखा था एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, अब जो मेरे पास बचते हैं, एक बचता है रिटायरमेंट, और डेथ, और एक आता है डिसोल्यूशन। ऑफ ए फर्म। तो पार्टनरशिप में अकाउंटिंग बेस ये मेरे पास 4 टॉपिक है। फंडामेंटल हमने पढ़ लिया है, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर हमने पढ़ लिया है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया है। अगर इसमें आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी क्वेरी होगी, उसको डिसॉल्व कर दूंगा। अब आता है हमारे पास रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर। देखिए, हमने इसे पढ़ा है फंडामेंटल में कि किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए। तो डेथ और रिटायरमेंट के केस में क्या होता है कि कोई पार्टनर बिजनेस को छोड़ के भी जा सकता है, या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, छोड़ के जाने के लिए कोई काम करने में असमर्थ हो जाए या उसका स्वास्थ्य अलाउ ना करे, तो वो रिटायरमेंट बिजनेस से ले सकता है। तो जब कोई पार्टनर बिजनेस से रिटायरमेंट लेता है तो कौन कौन से एडजस्टमेंट हमें करने होते हैं, क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें करने होते हैं, वो सारा हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। जब कोई साझेदार फर्म से सेवानिवृत्त होता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वैसे जनरली अगर मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करूं तो एडमिशन और रिटायरमेंट में मेजरली कोई विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि वहाँ एक पार्टनर आ रहा है और यहाँ से एक पार्टनर जा रहा है, ठीक है। जैसा कि हमने लास्ट एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में मैंने पढ़ाया था आपको कि वहाँ पे क्या होता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होता है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होता है, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यों निकालना होता है? क्योंकि बिजनेस में जब नया पार्टनर प्रवेश करता है, जब एडमिशन लेता है, तो पुराने जो पार्टनर होते हैं उन्हें अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कुछ त्याग करना पड़ता है, ठीक है। तो वो जो त्याग करते हैं, उस त्याग को हटाने के बाद उनका हिस्सा कितना बचता है, और जो नया पार्टनर हमारे बिजनेस में आ रहा है उसको हमने कितना शेयर दिया है, ठीक है। वो सब कैलकुलेट करने के लिए हमें निकालना पड़ता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कई बार क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होता है और हमें कैलकुलेट भी करना पड़ता है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कैलकुलेशन के जो हमारे पास 4-5 मेथड है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं या नहीं समझे हैं तो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रीवियस वीडियो के लिंक डले हुए हैं, तो आप 1 बाय 1 सारी वीडियो बड़ी आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, रिटायरमेंट और डेथ के केस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना बड़ा आसान है, बहुत ही आसान। जैसे सपोज कीजिए 3 पार्टनर है मेरे पास, A, B, C, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन में गिवन होता है, नहीं है तो हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को फिर हम इक्वल कर लेंगे, ओके। जैसे सपोज कीजिए कि A जो है वो रिटायरमेंट ले लेता है, तो जो बचा हुआ है 2:1 वही हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहलाएगा। लेकिन कौन से केस में? डेथ के केस में, डेथ के केस में या फिर रिटायरमेंट, ठीक है भाई। कौन से केस में? डेथ और रिटायरमेंट में। इसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशन की आवश्यकता होती नहीं है, ठीक है। जिस तरह से एडमिशन के अंदर हमें सेक्रीफाइस रेशियो निकालना होता था, सेक्रीफाइस रेशियो क्यों निकालना होता था भाई? सेक्रीफाइस रेशियो इसलिए निकालना होता था क्योंकि जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करेगा तो नेचुरल सी बात है, जो पुराने साझेदार थे प्रॉफिट में उनका हिस्सा
कम होगा। तो हमें ये निकालना होता था कि उन साझेदारों का, पुराने जो साझेदार हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना कम हुआ है, उन्होंने नए साझेदार के आने के कारण कितना सेक्रीफाइस किया है, ताकि नए साझेदार द्वारा लाई गई गुडविल को उन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के सेक्रीफाइस रेशियो में बांटा जा सके। ठीक है, क्योंकि कोई आज आप वैसे जर्नल वे में भी देख सकते हैं कि भाई ऐसे तो कोई सेक्रीफाइस करता नहीं है, बदले में कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा ना, इसलिए। ठीक है, सिमिलरली जब यहाँ पे कोई साझेदार आता है तो पुराने साझेदारों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कम होता है। सिमिलरली जब डेथ और रिटायरमेंट का केस आएगा तो वहाँ पे जब कोई साझेदार फर्म को छोड़ के जाएगा, जैसे लाइक दैट ये, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो बचे हुए साझेदार हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ोतरी होगी। लाइक दैट जैसे देखिए, हम एक एग्जांपल ले लेता हूँ, प्रॉफिट है 60,000, ठीक है। अगर इसके अकॉर्डिंग मैं प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो मेरे पास आ जाता है ए का 30,000, बी का 20,000 और सी का 10,000, ठीक है। सपोज कीजिए ए छोड़ के चला गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 60, अब कितना आ जाएगा भाई 2:1 में 40 और 20। अब आप देख सकते हैं कि एक साझेदार के छोड़ के जाने से इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जस्ट दुगनी बढ़ोतरी हो गई है। ओके, तो जब कोई साझेदार छोड़ के जाता है या कोई रिटायर हो जाता है या किसी की डेथ हो जाती है तो क्या होता है, पुराने जो साझेदार हैं या बचे हुए जो साझेदार हैं वो गेन करते हैं। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस निकाल रहे थे, रिटायरमेंट के केस में कौन सा रेशियो निकालेंगे भाई, गेनिंग रेशियो निकालेंगे। ठीक है, कि जब एक साझेदार फर्म को छोड़ के जाता है तो उसके छोड़ के जाने से किन साझेदारों को कितना कितना गेन हुआ है, कितना कितना उनको फ़ायदा हुआ है। ओके, इसे आप हिंदी में फ़ायदे का अनुपात भी कह सकते हैं। तो सेक्रीफाइस रेशियो का फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ओल्ड रेशियो जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन होता है, और न्यू रेशियो या तो क्वेश्चन में मिलेगा या फिर आप उसको फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके मेथड मैं आपको प्रीवियस में बता चुका हूँ। ठीक है भाई, उसी तरीके से गेनिंग रेशियो का फार्मूला इसका जस्ट उल्टा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओके, आप याद रखेंगे, मोस्टली हम कंफ्यूज हो जाते हैं लेकिन यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ओल्ड रेशियो क्योंकि यहाँ पे सेक्रीफाइस है, पुराने साझेदार जो है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कमी आई थी, इसलिए ओल्ड रेशियो हमने आगे लिया है। यहाँ पे पुराने साझेदारों के रेशियो में बढ़ोतरी होगी क्योंकि वो साझेदार जब छोड़ के जाएगा तो बड़ा कौन सा रेशियो कहलाएगा, न्यू रेशियो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि नया देखिए नया बड़ा है, छोटा पुराना है, इसलिए न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। यहाँ आप देख सकते हैं कि पुराना बड़ा होता है और नया छोटा, क्योंकि नया कम होता है। ठीक है, नए साझेदार के आने से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कमी आएगी, तो पुराना ज़्यादा था, नया कम, तो ज़्यादा माइनस कम, इसी तरह से ज़्यादा माइनस कम, इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। ये सिर्फ याद रखने का मैंने आपको एक तरीका बताया है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैलकुलेट कर लेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो हम कैलकुलेट कर लेंगे, गेनिंग रेशियो हम कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हमें एडजस्ट करनी पड़ती है कैपिटल। ठीक है भाई, उसके कैपिटल से पहले क्या होता है, हमारे क्वेश्चन में गुडविल दे रखी होती है, कई बार रिटायरमेंट के केस में बैलेंस शीट में गुडविल होती है, तो उस गुडविल का वही ट्रीटमेंट करना है जो एडमिशन के टाइम भी किया था। ठीक है, और एडमिशन के टाइम पे हमने क्या किया था भाई, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में हमने बांट दिया था, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में हमने इस गुडविल को बांट दिया था। कौन सी गुडविल है, जो हमारे क्वेश्चन में बैलेंस शीट में एसेट साइड में आपको दिखाई देगी। ठीक है, एसेट्स है तो एसेट्स में ही दिखाई देगी, लेकिन फिर भी मैं इसको आपको डिस्प्ले में दे रहा हूँ कि ये एसेट्स में ही मिलती है गुडविल, क्योंकि ये एसेट्स है। तो इसको हमें हमेशा कुछ सोचने समझने की आपको ज़रूरत नहीं है, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बांट देना होता है। ठीक है, उसके बाद कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कोई लॉसेस या फिर कोई रिजर्व या कोई फंड वो हो तो भी वो ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बांट देने होते हैं, क्योंकि बेटा वो ओल्ड पार्टनर द्वारा ही कमाए गए होते हैं, उन्हीं के कार्यकाल के होते हैं और नए साझेदार का उनसे कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो रिटायरमेंट के केस में भी जो छोड़ के जाएगा वो ओल्ड ही है, पुराना ही है, तो वो भी
आप उस रिटायरमेंट के केस में ऑल भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन हमारे पास होती है, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में एक पार्टनर एडमिशन कर लेता है, दूसरा रिटायर हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप ऑल नहीं कहेंगे, ठीक है। उस कंडीशन में आप ओल्ड ही कहेंगे। लेकिन ये कौन सी बात है? रिटायरमेंट की बात है, ठीक है भाई। गुडविल का ट्रीटमेंट हो जाएगा। उसके बाद हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यूएट करना होता है। एसेट्स को रीवैल्यूएट करते हैं और लाइबिलिटीज़ को रीएडजस्ट करते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करना पड़ता है। कौन सा अकाउंट तैयार करना पड़ता है भाई? रीवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करना पड़ता है, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट से हमें प्रॉफिट या लॉसेस मिलते हैं, जिसको हम फर्दर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और फाइनली जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटे बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, ठीक है भाई, या फिर जिसकी डेथ हो रही है, उसका हिसाब किताब करना होता है, उसको अंतिम निस्तारण देना होता है, ठीक है। तो वो कहाँ से आएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फाइनली हमें उसको पे करना होता है। पे करने के तरीके हैं, आप कैश भी उसको पे कर सकते हो, डेथ हो गई है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को आप पे कर सकते हो, बैंक से भी दे सकते हो। और कई बार क्या होता है, फर्म के पास पैसा ना हो तो हम क्या करते हैं, उस पार्टनर को जो रिटायर हो रहा है, ठीक है, उसके जो बैलेंस अमाउंट है जो हम बिज़नेस की तरफ है, जो बिज़नेस को उसको पे करना है, ठीक है, उसको हम उसके लोन अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन ये लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाने के लिए इन दोनों में आपसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और रिटायरमेंट पार्टनर चाहेगा तो ही हम उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे, इस लोन अकाउंट में जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो इस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, इंटरेस्ट लागू होगा अगर फर्दर इसके रिटायरमेंट के बाद हम अकाउंटिंग करते हैं तो, ओके, क्योंकि लोन पे आपको पता है इंटरेस्ट पे होता है, ठीक है। इस तरह से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार हो जाता है। ये रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट और लॉस आएगा, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा या करंट अकाउंट में चला जाएगा। उसके बाद फाइनली हमें जब न्यू फर्म तैयार हो जाती है तो उसकी क्या करनी पड़ती है भाई? बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, ठीक है। बैलेंस शीट बिल्कुल एज इट इज़ एडमिशन के टाइम पे जो हमने बनाई थी उसी तरीके से बनती है। वही एसेट्स रीवैल्यू होती है, वही लाइबिलिटीज रीएडजस्ट होती है, वही पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। बस इतना फ़र्क है कि जिसको हमने पे कर दिया है उसकी कैपिटल हट जाएगी, क्योंकि अब वो बिज़नेस को छोड़ के चला गया, तो उसका बिज़नेस से अब कोई किसी प्रकार का लेना देना नहीं है, ठीक है भाई। फाइनली हम बैलेंस शीट बनाते हैं और बिज़नेस हमारा ग्रो कर जाता है, चल जाता है। जो बचे हुए साझेदार हैं वो अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि एडमिशन और रिटायरमेंट में हमारे पास कोई विशेष अंतर यहाँ तक कोई नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। अब जो एक अंतर आता है वो ये आता है कि कई बार जो पार्टनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फर्म में ना पॉलिसीज़ ले लेते हैं। तो पॉलिसी दो तरीके से लेते हैं वो, एक तो ज्वाइंटली ले लेते हैं, ठीक है, और कई बार सेपरेट ले लेते हैं। तो सेपरेट लेते हैं तो उसका, या फिर ज्वाइंट लेते हैं उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होता है, ठीक है। तो डेथ के केस में मैं आपको बता देता हूँ, अगर पॉलिसी ज्वाइंट ले रखी है, ठीक है, पॉलिसी ज्वाइंट ले रखी है, तो जितने भी पार्टनर हों, मान लो 3 हैं, 2 हैं, ABC, पॉलिसी कैसी है? ज्वाइंट है। अगर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है तो तीनों में से किसी भी एक पार्टनर की डेथ हो जाए, प्रीमियम चाहे आपने कितना भी पे किया हो, 1 किया हो 50 किया हो, कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तीनों पार्टनर में से किसी एक की डेथ हो जाए, पॉलिसी का फुल अमाउंट आपको मिलेगा, पॉलिसी का फुल अमाउंट मिलेगा, और वो सभी साझेदारों में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बेटा ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो प्रीमियम जाता था वो कहाँ से जाता था? प्रॉफिट शेयरिंग अकाउंट से जाता था, ट्रेडिंग अकाउंट से जाता था, इसको व्यापारिक खर्चा माना जाता था, ठीक है। इसलिए ये सभी साझेदारों में बट जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं सेपरेट की। अगर साझेदारों के जीवन पे अलग अलग पॉलिसी ले रखी है तो जिसकी डेथ होगी, सपोज कीजिए यहाँ पे C की डेथ हो जाती है, तो जिसकी डेथ होगी उसकी पॉलिसी का तो अमाउंट मिलेगा फुल, और बाकी का मिलेगा मुझे सरेंडर वैल्यू, ठीक है। अब बात ये आती है कि चलो C की तो डेथ हो गई, तो C की पॉलिसी का तो मुझे पूरा अमाउंट मिलेगा, ये पॉलिसी तो आगे रन नहीं करेगी, ठीक है ना।
लेकिन ए और बी चाहे तो इन अपनी पॉलिसीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और उस सरेंडर वैल्यू को प्लस सी के हिस्से की जो वैल्यू मिली है वो दोनों को, ठीक है, ऐड करके सभी साझेदारों में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया जाता है, ठीक है, और इस पॉलिसी को वो आगे बढ़ा सकते हैं और इस सरेंडर वैल्यू को फिर वो अपनी बैलेंस शीट में शो कर लेंगे और जब ये पॉलिसी पूरी होगी तो वो इससे अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा। आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में डाल सकते हैं इस अमाउंट को, ठीक है। तो ये हमारे पास थ्योरेटिकल बेस था कि भाई हम कैसे रिटायरमेंट में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, कि भाई कितना कैसे क्या होगा। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन और कुछ डिफरेंसेस थ्योरेटिकल बेस वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपको इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अब आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करते रहें। थैंक यू।